अस्सलाम वालेकुम। जब से ये जंग शुरू हुई है, आज 35 रोज़ हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रोज़ एक नया बयान देते हैं जो उनके पिछले बयानात से बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल हट कर होता है, यानी उनके पिछले बयानात की नफ़ी करता है। ऐसा ही एक बयान उन्होंने आज फिर दिया है और उस बयान में उनका ये कहना है कि हम जब चाहें बड़ी आसानी से हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं और इससे कमाई भी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इत्तेहादियों की मदद मांगते रहे। जब इत्तेहादियों की तरफ से इनकार सामने आया तो ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि ये अमेरिका का मसला नहीं है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, क्योंकि हम तो खुद तेल बहुत बड़ी मिकदार में पैदा कर रहे हैं और हमें तो तेल की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेते हैं ये उनका मसला है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएं। तो जिसे तेल लेना है वो जाके आबनाए हुर्मुज़ से तेल ले और उसे खुलवाए, या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकता तो फिर अमेरिका से तेल खरीद ले। जब इसके बाद बरतानिया ने कोशिशें शुरू की और बरतानिया समेत 40 मुल्कों के इत्तेहाद ने जब इजलास शुरू किए और उन्होंने गौर व फिक्र करना शुरू किया कि किस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है, तो यकायक ट्रंप साहब को एहसास हुआ कि ये क्या, ये मुल्क तो अपने तौर पर ही कोशिशें करना शुरू हो गए। ये तो अमेरिका का राइट है, हर चीज़ को लीड करना तो अमेरिका का हक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका इररिलेवेंट हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये इन मुल्कों की जुर्रत कैसे हुई कि ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए कोई इनिशिएटिव लें। आज उन्होंने आके फिर बयान दे दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ को हम जब चाहे बड़ी आसानी से खुलवा सकते हैं और इससे कमाई भी कर सकते हैं। यानी उन्होंने इस चीज़ को निगेट करने की कोशिश की, कोई भी दूसरा आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की सकत नहीं रखता। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को भी धमकियां दे रहे हैं। अभी रिसेंटली ईरान पर जो हमला हुआ है, तेहरान शहर और करज शहर को मिलाने वाला मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा पुल अमेरिका ने उड़ाया है और उसकी वीडियो ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट की और साथ ही ये भी लिखा कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो नताइज इससे भी ज़्यादा तबाहकुन होंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। फुटबॉल स्टेडियम को निशाना बनाया गया, मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया, बच्चियों के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो ये तेहरान का पुल उड़ाया गया है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ा पुल था, बहुत कदीम पुल था और अमेरिका का ये कहना है कि ये फ़ौजी नक़्ल हरकत के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि ईरान का ये कहना है कि ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान ने भी जवाब में हमले किए हैं। ईरान ने इसके जवाब में कुवैत की मनाल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया और ये तीसरा हमला है ईरान का इस रिफाइनरी पर। ये मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी रिफाइनरीज़ में से एक रिफाइनरी है और यहाँ पर रोज़ाना 46,000 बैरल तेल साफ़ किया जाता है। तो ईरान भी जवाब में ऐसे टारगेट्स पर हमला करता है जिस तरह के टारगेट्स ईरान में हमला किए जाते हैं। इसके साथ साथ ईरान ने एक डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया है जहाँ पर पानी साफ़ किया जाता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता के जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जवाबन निशाना बनाएगा और ईरान यही कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बहरीन ने जो एक करारदाद पेश की थी जिसमें ये कहा गया था कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जाए और इसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत इसे खुलवाया जाए। उस पर आज जो वोटिंग होनी थी वो चीन के असर व रसूख की वजह से अब कल तक के लिए मुलतवी हुई है। अब देखना यह है, उसमें से शिक 7 को निकाला गया है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तमाम ममालिक की फोर्सेस को ये अलाउ किया जाता है कानून के तहत कि वो फ़ौजी तरीके से इसे खुलवाएं। तो चीन के इंटरवीन करने पर अब इस शिक को तो निकाल दिया गया। अब कल देखना है कि इस पर जब वोटिंग होती है तो उसके बाद फिर
क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि ये बात तो तय है कि अमेरिका ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड का फ़ैसला कर चुका है। और इस हवाले से हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मरीन्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है, और इसके साथ साथ जो अमरीकी असलहा और साजो सामान है वो भी वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इत्तेहादियों से मदद भी मांग रहे थे और साजो सामान और इंटरसेप्टर्स भी मांग रहे थे कि वहाँ पर पहुँचाया जाए ताकि तैयारी वहाँ पर मुकम्मल हो। लेकिन इसी बीच में जब जंग ऐन अपने उरूज पर है और अमेरिका धमकियां दे रहा है ईरान को कि पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, ऐन जंग के वक्त में अमेरिका ने एक और बड़ा काम किया है। वो ये कि पीट हेग्सेथ जो कि वज़ीर जंग और वज़ीर दिफा हैं अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फारिग कर दिया है। यानी रैंडी जॉर्ज जो कि अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्हें भी फारिग किया गया और उसके साथ साथ कई सीनियर अफसरान को फारिग किया गया है ऐन जंग के दौरान। और इसे कोई मामूली बात नहीं समझा जा रहा, इसे एक बहुत ही गैर मामूली तब्दीली करार दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में ये बात चल रही है कि ये वो अफसरान थे जो इस जंग की मुखालिफत कर रहे थे, ये वो अफसरान थे जो नहीं चाहते थे कि फ़ौजियों को मरने के लिए भेजा जाए, क्योंकि यकीनन जिस तरह से ईरान की तरफ से भी सख्त धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आपके फ़ौजी आएंगे तो फिर ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे, अगर आपके फ़ौजी खारक जजीरे पर आएंगे तो फिर वो शार्क मछलियों का निशाना बनेंगे। इसके साथ साथ जो खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स है, वहाँ के तर्जुमान ने यह धमकी दी कि आपके जो भी हमला आवर आएंगे उनके हम पाँव काट देंगे। यानी बड़ा सख्त रिस्पांस दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ये वो अफसरान थे जो शायद इस जंग की मुखालिफत कर रहे थे, और इसीलिए अब इन्हें हटाकर ऐसे अफसरान को तैनात किया जा रहा है जो ट्रंप के विजन के मुताबिक इस जंग को आगे बढ़ा सके, क्योंकि ट्रंप को यह एहसास तो हो चुका है कि अब जो 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं, ट्रंप की जो मकबूलियत इस वक्त अमेरिका में है वो इतनी गिर चुकी है कि ट्रंप उन इलेक्शंस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ट्रंप अब इस जंग को लंबा खींचना चाह रहे हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी वो ये मुसीबत छोड़ कर जाएं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये चेंजिंग्स आ रही हैं कि अमेरिका जंगी हिकमत अमली के तहत लोगों की तब्दीलियां कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल को भी तब्दील कर दिया, पाम बॉन्डी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो ट्रंप की बहुत बड़ी इत्तेहादी हैं और बड़ा ट्रस्ट ट्रंप उन पर करते थे। लेकिन यकायक ये तब्दीलियां भी हम देख रहे हैं। इसके पीछे अब क्या मकासद हैं ये तो थोड़े दिनों के बाद ही मालूम होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें चूँकि रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, उसके इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान पर भी साथ ही आ रहे हैं। वैसे मजाक में किसी ने एक ये बात कही कि दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो 3 मुल्कों पर उसका असर ज़रूर होता है। 2 वो मुल्क जो जंग लड़ रहे होते हैं और तीसरा मुल्क है पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों पर तो वैसे ही अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है कि कहीं मसला कहीं भी हो उसका असर हम पर ज़रूर आता है। तो अब गुज़श्ता शब जो हुकूमत ने एक पेट्रोल बम गिराया है हम लोगों पर और 137 रुपये 23 पैसे का बड़ा इजाफा, और मजमूई तौर पर इस एक महीने में 192 रुपये का इजाफा जो पेट्रोल की कीमतों में हुआ है, उसके बाद अब मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं हमारे किचन कैसे चलेंगे, बच्चे स्कूलों में कैसे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके अब 1 अप्रैल को स्कूल खुले थे और वो भी 4 दिनों के लिए, तो अब क्या दोबारा से स्कूल बंद किए जाएंगे? फिर डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन के किराए भी बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने तो कह दिया है कि वो 65% किराए बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो अशियाए खुर्दनोश भी महंगी होंगी। फिर दूसरी तरफ ये भी बात की जा रही है कि शरह सूद बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो डेफिनेटली शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। शरह सूद बढ़ेगी तो पाकिस्तानी करेंसी की कीमत भी कम होगी। मईशत हमारी पहले ही बैठी हुई है, उसके बाद अगर ये सब भी हो जाएगा तो जो पहले ही पिस रहा है, गरीब तो पिसा हुआ ही है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं हम जैसे, वो कहाँ जाएंगे? ये सोच सोच कर मैं तो बड़ी परेशान हूँ। घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, बजट
कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि तनख्वाहें तो वही की वही हैं, तनख्वाहें तो हमारी बढ़ नहीं रही हैं। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, हम इधर मुझे लगता है कोयले के दौर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि गैस घरों में आती नहीं है, 3 टाइम जो आती है मुझे लगता है आगे वो भी नहीं आएगी। तो वो जो मिट्टी के चूल्हे हम बना के लकड़ियां जलाते थे, या वो जो लोहे के एक चूल्हे मिलते थे उसमें लकड़ियां जलाते थे, क्योंकि मिट्टी का तेल भी अब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी 400 से कहीं ऊपर जा चुका है। तो इसी तरह से लकड़ियां जलाकर, और शायद वो जो गाय के गोबर के उपले लगाते थे, भैंस के गोबर के उपले लगा के लोग वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते थे, मुझे लगता है अब उसी तर्ज पे हमें वापस आना पड़ेगा और उस तरह से ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, और ऐसे में माशाल्लाह से हमारी हुकूमत जो रिलीफ देने के इकदाम कर रही है वो भी बड़े काबिल गौर है। मरीम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया है कि पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त है, और मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद में भी 1 महीने के लिए तमाम शहरी जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम जो बहुत मिडिल क्लास लोग भी हैं, मोटरसाइकिल उनके पास है, या कोई थोड़े से ज़रा उससे बेहतर है तो उनके पास एक छोटी गाड़ी तो होती ही है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करते उन्हें रिलीफ कैसे मिलेगा, और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं चलें उन्हें किराए में रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे के जो असरात आपके खाने पीने की चीज़ों पे पड़ने हैं, आपके इस्तेमाल की चीज़ों पर पड़ने हैं, आपकी बिजली महंगी होनी है, मज़ीद बिजली पे 18% टैक्स लगने जा रहा है, आपकी गैस का बिल बढ़ेगा, आपकी यूटिलिटी बिल्स बढ़ेंगे, वो कैसे रिलीफ, उससे आपको कैसे रिलीफ मिलेगा। तो बेहतर था कि हुकूमत ने इस पर जो इतनी लेवी और टैक्स लगा रखे हैं पेट्रोल पे, ये कुछ कम कर देती तो शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, क्योंकि पेट्रोल की ये कीमत जो बढ़ी है वो सिर्फ ये इस हफ्ते नहीं बढ़ी है, ये आगे भी बढ़ेगी, और बहुत सारे लोग तो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद पेट्रोल 1000 रुपये फ़ी लीटर तक भी जाएगा। तो मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरह से मैनेज करेंगे। मुझे लगता है गाड़ियों को तो घरों में खड़ा करना पड़ेगा और कपड़ा शपड़ा दे के उनको घरों में ही सिक्योर करना पड़ेगा। कोई साइकिल या मोटरसाइकिल या शायद वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ वगैरह जो आई हुई हैं, मेरे ख्याल से वही अब फिजिबल होंगी। तो मैं भी देखती हूँ अपने लिए, आप लोग भी देखें, और मुझे इजाज़त दें, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।